जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पेपर 4 का पार्ट ए यूनिट 2 पढ़ेंगे। नेशन बिल्डिंग एंड मॉरल कॉन्सेप्ट्स। देखिए, ये जो अपना पेपर 4 है, ठीक है, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड केस स्टडी, उसमें यूनिट नंबर 2 है नेशन बिल्डिंग एंड मॉरल कॉन्सेप्ट्स, राष्ट्र निर्माण एवं नैतिक अवधारणाएं। देखिए, इस चैप्टर में अगर आप सिलेबस को देखें, ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि एक तो सबसे पहली बात तो कि ये राष्ट्र की अवधारणा क्या है, मतलब नेशन किसे कहा जाता है और इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हमको ये पढ़ना है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नेशन। ठीक, इसके बाद उस राष्ट्र की क्या ताकत होती है, उसके पावर क्या है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। ठीक, मतलब बेसिकली हमको पढ़ना है राष्ट्र के बारे में। ठीक है, कि एक राष्ट्र क्या होता है, नेशन क्या होता है, किसको हम एक नेशन बोलते हैं। या हम बात करें तो जो है राष्ट्र की अवधारणा के हमें पूरे कंसेप्ट्स देखने हैं। इसके बाद हमें देखना है कि राष्ट्र की जो शक्तियां हैं और उनके घटक, पावर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब एक नेशन की क्या क्या पावर होती है और उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक, हमें ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है। ठीक, इसके अलावा हमको राष्ट्रीय सुरक्षा पढ़नी है इसमें पूरी तरीके से, नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, राष्ट्र के लिए सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, उसके क्या क्या इंटरेस्ट हैं, क्या क्या कैरेक्टर हैं, हमको वो पढ़ना है। इसके अलावा हमको नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है, आर्म्ड फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, बॉडीज, डिविजन्स, स्पाई एजेंसीज, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। मतलब अल्टीमेटली हमें सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी चीजों को पढ़ना है। ठीक, फिर इसके अलावा हमको मोरालिटी का कंसेप्ट देखना है। ठीक, मतलब कि नॉन वायलेंस, गुडनेस, या अगर हम बात करें भगवत गीता का क्या रोल है एथिक्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में, हमें ये सारी चीजें यूनिट नंबर 2 में पढ़नी है। ठीक, तो हमें एक तो सबसे पहली बात तो हमें राष्ट्र के बारे में पढ़ना है, राष्ट्र की अवधारणा, राष्ट्र की शक्तियां और राष्ट्रीय सुरक्षा। इसके अलावा हमको जो पढ़ना है वो पढ़नी है नैतिक अवधारणाएं, मतलब नैतिक तौर पर हमारे यहाँ क्या क्या अवधारणाएं होती हैं, मॉरल कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, ये सारी चीजें हमको देखनी है। क्लियर हो रहा है? ठीक, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 2, नेशन बिल्डिंग्स एंड मोरल कॉन्सेप्ट्स, राष्ट्रीय निर्माण एवं नैतिक अवधारणाएं। ठीक, सबसे पहले हेडिंग डालिए, कंसेप्ट ऑफ नेशन। ठीक, हिंदी वाले लिखेंगे राष्ट्र की अवधारणा, राष्ट्र की अवधारणा। ठीक, तो कंसेप्ट ऑफ नेशन मतलब राष्ट्र की अवधारणा। ठीक, तो हिंदी वाले लिखेंगे राष्ट्र की अवधारणा। अब देखिए, नेशन का कंसेप्ट एक्चुअली में है क्या, या अगर हम किसी भी उसको अगर हम राष्ट्र कहते हैं तो इसके पीछे का रीजन क्या है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो भारत एक नेशन है, इंडिया एक नेशन है, हम इंडिया को एक राष्ट्र बोलते हैं। अमेरिका एक नेशन है, चाइना एक नेशन है, रशिया एक नेशन है। ऐसे कई सारे वर्ल्ड में नेशंस हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में ये नेशन होता क्या है। हमें सबसे पहले तो ये डिफाइन करना है कि व्हाट इज नेशन। अगर हम भारत को एक नेशन कह रहे हैं तो हम किस आधार पर कह रहे हैं कि भारत एक राष्ट्र है, भारत एक नेशन है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आएगा, ग्रुप ऑफ पीपल्स हु शेयर कॉमन टेरिटरी, हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। मतलब राष्ट्र जो होता है वो उन लोगों का समूह है जो सामान्य क्षेत्र, इतिहास, भाषा, मनोवैज्ञानिक दृष्टि, ये सब साझा करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो नेशन का डेफिनेशन क्या है कि द ग्रुप ऑफ पीपल्स, मतलब लोगों का समूह जो कि कॉमन टेरिटरी मतलब सामान्य क्षेत्र, हिस्ट्री इतिहास,
भाषा लैंग्वेज या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर ये सारी चीजों को साझा किया जाता है ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा, तो इसी को बोला जाता है राष्ट्र। इसी को क्या बोला जाता है? राष्ट्र बोला जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में, ठीक, हम एक कॉमन टेरिटरी शेयर करते हैं, सामान्य क्षेत्र में ही रहते हैं ना हम भारत के। इसके अलावा हमारा इतिहास, हाँ भाषाओं में विविधता हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक कर तरीके से कहा जाए तो बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जो सिर्फ एक भाषा पे चलते हैं। जैसे अगर आप बात करें तो यूरोप के जितने भी नेशंस हैं वो लैंग्वेज स्पेसिफिक नेशंस हैं। अगर आप देखें जर्मनी को, तो वहां पर जर्मन बोलने वाले लोग ही मिलेंगे आपको। या अगर आप फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में आपको फ्रेंचमैन मिलेंगे। इंग्लैंड की बात करें तो वहां पर आपको इंग्लिशमैन मिलेंगे। तो मतलब ये है कि राष्ट्र का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लैंग्वेज, लेकिन लैंग्वेज भी एक आधार है। वहां पर भी जो लोग रहते हैं वो एक भाषा बोलते हैं, उनका इतिहास एक है, उनका सामान्य क्षेत्र एक है, या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वो एक है। इसी को नेशन कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन टेरिटरी, हिस्ट्री, लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आर कॉल्ड नेशंस। ऐसे लोगों के समूह जो सामान्य क्षेत्र, इतिहास, भाषा, मनोवैज्ञानिक दृष्टि आदि साझा करते हैं। क्लियर? इसके बाद बात करें, अ नेशन इज ऑलवेज सॉवरेन, इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस। देखिए, एक राष्ट्र, ठीक है, एक राष्ट्र को हम राष्ट्र तभी कह सकते हैं जब एक तो वो सॉवरेन हो। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु। ठीक, देखिए कोई भी राष्ट्र, नेशन संप्रभु कब होता है, सॉवरेन कब होता है? जब उसके इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर्स में कोई भी दूसरा नेशन या देश दखल नहीं देता, तो उस देश को हम सॉवरेन कहते हैं। जैसे हम भारत एक संप्रभु देश है, सॉवरेन कंट्री हैं हम। हमारे चाहे इंटरनल मैटर्स हों, हमारे आंतरिक संबंध हों, या हमारे बाहरी संबंध किसी से भी हों, किसी भी दूसरे राष्ट्र का कोई अधिकार नहीं है हमारे मैटर्स में बोलने का। ठीक, क्यों? क्योंकि हम एक सॉवरेन नेशन है, ठीक है, हम एक संप्रभु देश। इसके अलावा होता है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद हमें स्वतंत्रता मिली, तो हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। तो किसी को भी राष्ट्र तभी बोला जा सकता है जब वो स्वतंत्र हो। मतलब हमें जो राष्ट्र के रूप में पहचान मिली है वो 15 अगस्त 1947 के बाद मिली है। क्योंकि उससे पहले तो हम गुलाम थे भाई। उससे पहले हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करते थे, हम नेशन नहीं हुआ करते थे, हम राष्ट्र नहीं हुआ करते थे। ठीक, तो हम क्या थे? उनकी एक कॉलोनी थे। ठीक, तो नेशन का मतलब होता है या तो संप्रभु, या फिर स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, और तीसरा होता है स्वायत्त, ऑटोनोमस। ठीक, ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त, मतलब हम अपने जो भी फैसले हैं वो खुद लेते हैं, चाहे वो इंटरनल तौर पर हो या बाह्य तौर पर हो, एक्सटर्नल। हम अपने फैसले खुद लेते हैं, हमारे यहां कोई और फैसला नहीं लेता, तो हम क्या है? ऑटोनोमस। तो एक राष्ट्र तभी हमेशा एक राष्ट्र हो सकता है, या हम किसी भी जगह को एक राष्ट्र तभी हम मान सकते हैं जब या तो वो संप्रभु हो, दूसरा वो स्वतंत्र हो, और तीसरा स्वायत्त, ऑटोनोमस। क्लियर? तो ये था राष्ट्र। अब अगर हम आगे बात करें, द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ नेशन वॉज गिवन बाय स्टालिन। देखिए, राष्ट्र की सबसे स्वीकृत शास्त्रीय परिभाषा, क्लासिकल डेफिनेशन, किसने दी? स्टालिन ने दी। ठीक, अब स्टालिन ने राष्ट्र को कैसे अपने डिफाइन किया, मतलब उसको परिभाषित कैसे किया एक राष्ट्र को, नेशन को, तो वो देखिए। स्टालिन डिफाइंड नेशन एज अ हिस्टोरिकली डेवलप्ड, साइकोलॉजिकली मैनिफेस्टेड इन अ कम्युनिटी ऑफ लैंग्वेज, टेरिटरी, इकोनॉमिक लाइफ एंड कल्चर। देखिए,
स्टालिन ने राष्ट्र को एक ऐतिहासिक रूप से विकसित, हिस्टोरिकली डेवलप्ड, विकसित भाषा, क्षेत्र, लैंग्वेज, टेरिटरी, आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक लाइफ एंड कल्चर, संस्कृति के समुदाय में प्रकट मनोवैज्ञानिक दृष्टि के रूप में परिभाषित किया था। मतलब उसने कैसे परिभाषित किया? एक ऐतिहासिक रूप में, भाषा के आधार पर, क्षेत्र में, उनकी आर्थिक, जिसे कहा जाए इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन, और उनकी संस्कृति, कल्चर। ठीक, उस आधार पर इन्होंने क्या किया था? मनोवैज्ञानिक दृष्टि के रूप में परिभाषित किया था स्टालिन ने। ठीक, तो मतलब स्टालिन ने कहा था कि एक नेशन तभी एक नेशन बन सकता है जो हिस्टोरिकली डेवलप हुआ हो, भाषा, टेरिटरी, इकोनॉमिक लाइफ और कल्चर। ये स्टालिन ने राष्ट्र की परिभाषा दी। ठीक, तो राष्ट्र की अवधारणा आपको समझ में आई क्या है? ठीक, तो राष्ट्र की परिभाषा आपको समझ में आई। ठीक, ऐसे लोगों का समूह जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी को शेयर करता हो, उनका इतिहास एक समान हो, भाषा हो, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वो एक राष्ट्र के रूप में माना जाता है। देखिए, हमारे यहाँ लैंग्वेज नहीं आता क्योंकि हमारे यहाँ विविधता है लैंग्वेज में। ठीक है, तो भाषा के आधार पर हमारे यहाँ राष्ट्र का जो ये कंसेप्ट जो दिया गया भाषा के आधार पर, वो हमारे देश में लागू नहीं होता एक राष्ट्र के रूप में, क्योंकि हमारे यहाँ भाषा में क्या है? विविधता है। क्लियर? और स्टालिन ने भी क्या किया? राष्ट्र को निर्माण दिया। क्लियर? देखिए, अब इसमें अगर हम बात करें तो एक राष्ट्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक, तो यहां पर हम नोट करेंगे एक राष्ट्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको नोट करते चलिएगा, एक राष्ट्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक, सबसे पहली विशेषता अभी आपको मैंने बताया, सबसे पहली विशेषता होती है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। ठीक, तो स्वतंत्र होती है एक, तो सबसे पहली बात तो। ठीक, इसके अलावा बात करें तो मैंने आपको बताया सॉवरिन। सॉवरिन का मतलब होता है संप्रभु। ये मैं राष्ट्र की विशेषताएं बता रहा हूं। ठीक है, तो फीचर्स क्या हैं नेशन के? तो एक तो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, इसके अलावा सॉवरिन, संप्रभु। ठीक, तीसरा जो होता है वो होता है स्वायत्त, ऑटोनोमस। मैंने आपको बताया ऑटोनोमस होता है। ठीक, ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त। ठीक, इसके अलावा बात करें, चौथा है कॉमन टेरिटरी। मैंने आपको बताया था कॉमन टेरिटरी। ठीक, समान क्षेत्र। ठीक है, आप देखिए हम लोग समान क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, तो कॉमन टेरिटरी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो राष्ट्र को बनाती हैं एक राष्ट्र, उसकी विशेषताएं हैं, लेकिन ये विशेषता हमारे यहाँ उतनी लागू नहीं होती। एक राष्ट्र के रूप में हमारे यहाँ उतनी लागू नहीं होती। जैसे हम बात करें लैंग्वेज, भाषा। देखिए, हमारे देश में विविधता है भाषा में, हमारे यहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में ही 22 भाषा लिखी हुई है। 22 लैंग्वेजेस आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो 22 भाषाएं जो है वो हमारे देश में लिखी हुई है। क्लियर? तो भाषा के आधार पर हम इसको अपना राष्ट्र के रूप में कंसेप्ट नहीं देख सकते। हाँ, हम इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, सॉवरेन बोल सकते हैं, ऑटोनोमस बोल सकते हैं, कॉमन टेरिटरी बोल सकते हैं, लेकिन सामान्य क्षेत्र ये नहीं है। दूसरा, आर्थिक जीवन में समानता, इकोनॉमिक लाइफ एक जैसी। क्या हमारे देश में इकोनॉमिक लाइफ एक जैसी है? क्या हमारे देश में आर्थिक समानता है? द आंसर इज नो। हमारे देश में आर्थिक समानता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे देश में आज भी गरीब और अमीर के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। आपको एक ही शहर में एक व्यक्ति मर्सिडीज से चलता हुआ मिल जाएगा और उसी शहर में आपको सड़क पर भीख मांगता हुआ चौराहे पर आपको एक व्यक्ति मिल जाएगा। तो इकोनॉमिक लाइफ में काफी ज्यादा डिस्पैरिटी है। ठीक, तो एक तो लैंग्वेज हमारे यहाँ समान नहीं है, तो लैंग्वेज का पर्सपेक्टिव हम नहीं ले सकते एज अ नेशन। हमारे देश की अवधारणा के हिसाब से बोल रहा हूं मैं ये बात, मैं अन्य देशों की बात नहीं कर रहा, मैं अपने देश की बात कर रहा हूं।
इकोनॉमिक लाइफ में अगर हम बात करें तो उसमें भी हमारे यहाँ इक्वालिटी नहीं है। और इसके अलावा जो एक और एस्पेक्ट होता है नेशन का, वो है कॉमन कल्चर, एक आध संस्कृति, कॉमन कल्चर, ये भी हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो संस्कृति में बहुत विविधता है। आप देख लीजिए, उत्तर भारत की संस्कृति अलग है और दक्षिण भारत की संस्कृति अलग है, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति अलग है। तो हमारे देश में कल्चर कॉमन नहीं है। हमारे देश में संस्कृति में भी विविधता है, भाषा में भी विविधता है, और आर्थिक तौर पे भी हमारे यहाँ भिन्न है। तो ये 3 पॉइंट्स को छोड़ने के अलावा बाकी जो 4 पॉइंट्स हैं, वो हमारे भारत के राष्ट्र के रूप में ये फीचर्स हो सकते हैं। एक तो हम इंडिपेंडेंट हैं, दूसरे हम सॉवरेन हैं, तीसरे हम ऑटोनोमस हैं, और चौथा हम एक साझा टेरिटरी, कॉमन टेरिटरी शेयर करते हैं। लेकिन लैंग्वेज, इकोनॉमिक लाइफ और कॉमन कल्चर, मतलब आर्थिक जीवन में समानता, समान भाषा और साझा संस्कृति, ये हमारी नहीं कंसेप्ट। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। तो ये सारे क्या हैं, राष्ट्र की विशेषता है। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, सॉवरेन संप्रभु, ऑटोनोमस समान भाषा, स्वायत्त कॉमन टेरिटरी समान क्षेत्र, लैंग्वेज समान भाषा, आर्थिक जीवन में समानता इकोनॉमिक लाइफ, और साझी संस्कृति कॉमन कल्चर। क्लियर हो रहा है? ठीक, ये चीज क्लियर हुई आपको? ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, टू डिफाइन अ नेशन इन इट्स एंटायरिटी इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड 3 एलिमेंट्स, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड आइडियोलॉजिकल। देखिए, किसी भी राष्ट्र को पूरी तरीके से परिभाषित करने के लिए हमको 3 जो वो होते हैं, ठीक है, हमें 3 तत्वों पर बात करनी चाहिए। किसी भी राष्ट्र को हम संपूर्णतः परिभाषित करना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब टू डिफाइन अ नेशन इन इट्स एंटायरिटी, मतलब होता है इसका कि राष्ट्र को संपूर्णतः परिभाषित करना। तो संपूर्णतः परिभाषित करने के लिए हमें 3 तथ्यों का समावेश बनाना होता है। ये 3 तथ्य कौन से हैं, 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? पहला है सब्जेक्टिव। ठीक, इसका मतलब होता है आत्मनिष्ठ। पहला क्या है? सब्जेक्टिव, आत्मनिष्ठ। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव, ठीक, वस्तुनिष्ठ। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है वस्तुनिष्ठ, ठीक, एंड आइडियोलॉजिकल, वैचारिक। ठीक, मतलब कि एक तो सबसे पहली बात आत्मनिष्ठ, सब्जेक्टिव क्या है, उस नेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, बनने का ऑब्जेक्टिव क्या है, और उस नेशन की आइडियोलॉजी क्या है। आइडियोलॉजी का मतलब होता है वैचारिक। तो जब तक ये 3 तत्व का समावेश नहीं होगा, तब तक हम किसी भी राष्ट्र की संपूर्ण परिभाषित उसको नहीं कर सकते। तो किसी भी नेशन को डिफाइन करने के लिए, उनको परिभाषित करने के लिए ये 3 एस्पेक्ट जरूरी है। All 3 elements together can give a definition of nation which can include all the possibilities that can be of thought as a nation. तीनों तत्व मिलकर, all the 3 elements together, तीनों तत्व मिलकर राष्ट्र की एक ऐसी परिभाषा दे सकता है जिसका दायरे में राष्ट्र के रूप में सोचा जा सकने वाली सारी संभावनाएं समाहित हो सकती। मतलब कि एक राष्ट्र के रूप में, ठीक है, एक राष्ट्र के रूप में उसको परिभाषित तभी दे सकते हैं ये तीनों एलिमेंट्स मिलाकर के, जिससे राष्ट्र के रूप में जो सोचा जा रहा है वो सारी संभावनाएं सम्मिलित हो सके। ठीक, मतलब एक राष्ट्र के बारे में एक राष्ट्र क्या सोचता है, ठीक, यही तो उसके ऑब्जेक्टिव से पता चलता है कि भाई हमने संविधान में, ठीक, आप देखिए संविधान में प्रस्तावना हमने डाली है, प्रियम्बल। जो भी वो प्रियम्बल को पढ़ेगा, ठीक, वो हमारे राष्ट्र के ऑब्जेक्टिव को समझ जाएगा कि हमारा भारत देश या भारत जो राष्ट्र है उसकी अवधारणा क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जब तक आप उस राष्ट्र के ऑब्जेक्टिव, उनकी आइडियोलॉजी, और जब आप इन
तीनों एलिमेंट्स को, सब्जेक्टिव को भी, जब आप इन तीनों एलिमेंट्स को कंबाइंड करके अगर डिफाइन करेंगे, तब आप उस राष्ट्र के जो सोच जाने वाली सारी संभावनाओं को क्या कर पाएंगे, सम्मिलित कर पाएंगे। समझ में आया आपको? सारी संभावनाओं को क्या कर पाएंगे हम, सम्मिलित कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों एलिमेंट्स जरूरी है। इसके बाद बात करें, अर्नेस्ट रेनन gave an optional definition of nation based on will, memory and consciousness। देखिए, अर्नेस्ट रेनन ने इच्छा, स्मृति, विल, स्मृति मेमोरी, और चेतना कॉन्शियसनेस, इस आधार पर इन्होंने राष्ट्र की ऐच्छिक परिभाषा दी है। मतलब इन्होंने भी राष्ट्र की एक परिभाषा दी है, लेकिन इन्होंने किस चीज को अवधारणा में लिया है, अपनी इच्छा, स्मृति और चेतना, विल, मेमोरी और कॉन्शियसनेस। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी डेफिनेशन में दो मेजर एलिमेंट्स हैं। मतलब इन्होंने जो परिभाषा दी है, इनमें दो प्रमुख तत्व हैं। ठीक, अर्नेस्ट रेनन, इन्होंने राष्ट्र की परिभाषा अलग दी है। ठीक, इन्होंने विल, मेमोरी और कॉन्शियसनेस, इसका मतलब क्या होता है, इच्छा, स्मृति और चेतना, इस आधार पर नेशन को डिफाइन किया। अब इसके जो दो मेजर एलिमेंट्स हैं, या हम कहें कि दो प्रमुख तत्व हैं, ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला है, इट डिड नॉट सी नेशन एज अ प्री एग्जिस्टिंग फैक्ट बट एम्फसाइज्ड ऑन देयर हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। देखिए, ये राष्ट्र को पहले से मौजूद तथ्य के रूप में नहीं देखती थी। मतलब इन्होंने जो डेफिनेशन दी, इसमें इन्होंने क्या किया, ये राष्ट्र को पहले से मौजूद तथ्यों के रूप में नहीं देखती थी, बल्कि इनके ऐतिहासिक निर्माण पर जोर देती। मतलब इनके द्वारा जो राष्ट्र की जो परिभाषा दी गई है, उसमें ये इनके ऐतिहासिक निर्माण पर जोर दे रहे हैं, हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन पर। राष्ट्र पहले से मौजूद तथ्यों के रूप में ये इसको, मतलब उसको नहीं देख रहे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने इट ऑल्सो रिजेक्टेड द नोशन दैट नेशंस आर क्रिएटेड बाय नेचुरल बाउंड्रीज लाइक रिवर, माउंटेन्स एंड सीज। इंस्टेड नेशंस आर क्रिएटेड बाय विल एंड कॉन्शियसनेस। देखिए, इन्होंने इस धारणा को भी अस्वीकार कर दिया कि एक राष्ट्र का निर्माण प्राकृतिक सीमाओं जैसे नदियां, पहाड़ और समुद्र, रिवर, माउंटेन्स एंड सीज, ठीक है, इनके द्वारा अगर एक राष्ट्र का निर्माण है, इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि कोई भी नेचुरल बाउंड्री, ठीक है, एक राष्ट्र का निर्माण या राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकती। इन्होंने ये धारणा नहीं मानी, इस अस्वीकार किया कि एक राष्ट्र का निर्माण उसकी प्राकृतिक बाउंड्रीज, नदी, पहाड़, समुंदर, इससे एक नेशन को डिफाइन किया जाए। जबकि उन्होंने इस बात का वो किया कि राष्ट्र का निर्माण इच्छा और चेतना द्वारा होता है। इन्होंने क्या बोला कि राष्ट्र का जो निर्माण होता है, नेशन, दैट वाज क्रिएटेड बाय विल एंड कॉन्शियसनेस। मतलब राष्ट्र का निर्माण इच्छा और चेतना द्वारा होता है। क्लियर है? ये अर्नेस्ट रेनन ने बोला। ठीक है, ये पॉइंट्स नोट करते जाइएगा आप, या तो इसकी इमेज खींच लीजिएगा, फोटो खींच लीजिएगा आप, ठीक है, मोबाइल से, या फिर आप इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, हिंदी वाले, मैं हिंदी में भी सारी चीजों को समझा रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसको हिंदी में भी नोट कर सकते हैं। मैंने एक एक पॉइंट को हिंदी में भी समझाया है। क्लियर? तो अर्नेस्ट रेनन ने क्या डेफिनेशन दी नेशन की, समझ में आया? और उसके दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, मेजर एलिमेंट्स, तत्व कौन कौन से हैं, तो वो समझ में आया आपको। ठीक, इसके बाद बात करें, अर्नेस्ट गेलनर said in his book Nation and Nationalism in 1983 that nations are created by nationalism। देखिए, अर्नेस्ट गेलनर, ठीक है, इन्होंने 1983 में एक बुक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? राष्ट्र और राष्ट्रवाद। ठीक, नेशन एंड नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रवाद। ठीक, तो अर्नेस्ट गेलनर ने अपनी किताब राष्ट्र और राष्ट्रवाद,
जो 1983 में 1983 में आई, उसमें उन्होंने इस बात को कहा कि नेशंस आर क्रिएटेड बाय नेशनलिज्म, राष्ट्र का निर्माण राष्ट्रवाद से होता है। ठीक, जैसे आज की डेट में भी हम बात करें तो हमारे देश में राष्ट्रवाद की बात होती है, नेशनलिज्म की बात होती है। हमारे यहाँ जो केंद्र में सरकार है वो राष्ट्रवाद की बात करती है, नेशनलिज्म की बात करती है। तो अर्नेस्ट गैल्नर ने अपनी किताब राष्ट्र और राष्ट्रवाद में 1983 में यह बताया कि भाई साहब, राष्ट्र जो है इसकी जो निर्माण है वो राष्ट्रवाद से होता है, नेशनलिज्म से होता है। ठीक, ये सारे पॉइंट्स नोट करते चलिएगा, किसने राष्ट्र के बारे में क्या क्या कहा है, अर्नेस्ट गैल्नर ने। ठीक, ये सारा फोटो खींच लीजिएगा आप इसकी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अगला बात करें, इफ वी अप्लाई गैल्नर्स अंडरस्टैंडिंग in the Indian context, we will reach the conclusion that it was not the Indian nation that created Indian nationalism, but the Indian nation was created automatically through the ideology of Indian nationalism. देखिए, अगर हम गैल्नर की समझ, जो गैल्नर की अंडरस्टैंडिंग है, अगर हम उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय संदर्भ, इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो इससे हमारा जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि भारतीय राष्ट्र, ठीक, इंडियन नेशन नहीं था जिसने भारतीय राष्ट्रवाद या इंडियन नेशनलिज्म को जन्म दिया। मतलब ये इंडियन नेशन नहीं था जिसने इंडियन नेशनलिज्म मतलब भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण किया, बल्कि भारतीय राष्ट्र का निर्माण जो है वो किस विचारधारा से हुआ, भारतीय राष्ट्रवाद की विचारधारा। अगर हम गैल्नर की अंडरस्टैंडिंग को भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि भारत एक राष्ट्र ने भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म नहीं दिया, बल्कि राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद की जो सोच है उसने भारत को एक नेशन के रूप में क्रिएट किया। अगर हम बात करें, अगर हम इतिहास को अपने पढ़ें, हमारे देश के इतिहास को, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से ही आज हमारा देश भारत देश बना है। वरना अगर हम बात करें 15 अगस्त 1947 के पहले, तो 565 रियासतें थी भारत में, प्रिंसली स्टेट्स, याद करिए 565 रियासतें थी, अलग अलग देश बने हुए थे। तो सभी प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ लाया गया, किस आधार पर लाया गया, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लाया गया कि हम भाई भाई हैं, हम एक देश के नागरिक हैं। वरना पहले हमारा देश एक कहां था, हमारे देश के कितने टुकड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स कितने सारे थे, सबका अपना कानून था, सबकी अपनी करेंसी थी, सब कुछ अपना था। लेकिन धीरे 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 करते करते हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने एक धारणा बनाई, राष्ट्र की धारणा। वरना इससे पहले हम कभी राष्ट्र के रूप में नहीं सोच रहे थे। याद करिए 1857 की क्रांति हुई थी, रिवॉल्ट ऑफ 1857। हिस्ट्री में मैं ये आपको पढ़ाऊंगा, मैंने हिस्ट्री के लेक्चर्स में डाला है, आप चाहें तो हिस्ट्री के लेक्चर्स में मेरा देख लेंगे। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि हम उस टाइम पर जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़ रहे थे वो एक राष्ट्र के रूप में नहीं लड़ रहे थे, वो एक राष्ट्र के रूप में नहीं लड़ रहे थे, वो सब अपनी अपनी चीजों को बचाने के लिए लड़ रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि ये पूरा एक राष्ट्र है। आप अगर पढ़ेंगे उसमें तो देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई झांसी के लिए लड़ रही थी, नाना साहेब अपने कानपुर के लिए लड़ रहे थे, बेगम हजरत महल लखनऊ की थी, वो अपने लिए लड़ रही थी। तो सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, राष्ट्र के रूप में कोई नहीं देख रहा था देश को। राष्ट्र के रूप में भारत को देखना शुरू हुआ 1885 के बाद। आप जानते हैं 1885 में किस पार्टी का जन्म हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
और जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन होने शुरू हुए हर साल, हम देखेंगे कांग्रेस के जो सेशंस होते थे हर साल कौन कौन से होते, तब से धीरे धीरे राष्ट्रीयता के रूप में लोगों ने सोचना शुरू किया कि भाई हम एक राष्ट्र हैं। जब लोग एक दूसरे से सभाओं में मिलने लगे, तो लोग एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे, तब सबको ये लगने लगा कि हम राष्ट्र के रूप में एक हैं। तो हमारे देश का भी जन्म राष्ट्रवाद के दम पर हुआ है। आज हम जिसको इंडिया बोल रहे हैं, ठीक, वो इंडिया का कंसेप्ट ही राष्ट्रवाद से आया है। उस वक्त जो राष्ट्रवाद की चेतना जगाई गई हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे सबके द्वारा, जिसने आज भारत को भारत बनाया। इसीलिए हमें आज भी अपने जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको सल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने राष्ट्र बनाया है, जिस राष्ट्र में आज आप रह रहे हैं, हम सब रह रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो गैलनर की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक भारत राष्ट्र ने राष्ट्रवाद को जन्म नहीं दिया, बल्कि राष्ट्रवाद की अवधारणा ने भारत देश को जन्म दिया। क्लियर है? इसके अलावा एक और थे प्रोफेसर गार्नर। उनके मुताबिक नेशन इज अ culturally organized homogeneous community which has the knowledge of the unity and expression of its spiritual life and wants to maintain it। देखिए, प्रोफेसर गार्नर के अनुसार राष्ट्र सांस्कृतिक रूप में संगठित एक रूपीय समुदाय है। मतलब इनके मुताबिक नेशन जो है वो एक कल्चरली ऑर्गेनाइज्ड होमोजीनियस कम्युनिटी है जिसे अपने आध्यात्मिक जीवन की एकता, ठीक, नॉलेज ऑफ द यूनिटी और अभिव्यक्ति का ज्ञान एंड एक्सप्रेशन ऑफ इट्स स्पिरिचुअल लाइफ, ठीक, इसको बनाए रखना चाहता है। ठीक, मतलब इन्होंने जो प्रोफेसर गार्नर ने जो डेफिनेशन दी राष्ट्र की, वो क्या बोला कि सांस्कृतिक रूप में संगठित एक रूपीय समुदाय, होमोजीनियस कम्युनिटी, सांस्कृतिक रूप में संगठित, कल्चरली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, जिसको आध्यात्मिक जीवन की एकता, ठीक है, और अभिव्यक्ति का ज्ञान, आध्यात्मिक जीवनता, एक्सप्रेशन ऑफ इट्स स्पिरिचुअल लाइफ, इसके अलावा अभिव्यक्ति का ज्ञान उसे बनाए रखना आता है, इसको बोला गया नेशन गार्नर के द्वारा। ठीक, ये डेफिनेशन होमोजीनियस कम्युनिटी के रूप में हमारे कल्चरली ये बिल्कुल लागू हमारे देश पे नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं हमारा देश विविधताओं का देश है। हमारे यहाँ कल्चरली लोग बहुत डिफरेंट है। क्लियर? हाँ, यूनिटी कह सकते हैं, ठीक, आध्यात्मिक भी कह सकते हैं एक तरीके से कुछ हद तक, बट कल्चरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं। ठीक, तो ये प्रोफेसर गार्नर ने बोला। इसके अलावा बर्गस ने एक डेफिनेशन दी नेशन की कि नेशन इज अ पीपल बाउंड बाय द थ्रेड ऑफ रेशियल यूनिटी हु लिव इन अ सर्टेन लैंड। देखिए, बर्गस के अनुसार राष्ट्र जातीय एकता के सूत्र में बंधी हुई वह जनता है जो एक निश्चित भूखंड में निवास करती है। नेशन इज द पीपल बाउंड बाय द थ्रेड ऑफ रेशियल यूनिटी हु लिव इन अ सर्टेन लैंड। मतलब इन्होंने क्या बोला, राष्ट्र जातीय एकता के सूत्र में बंधी हुई वह जनता है जो एक निश्चित भूखंड में निवास करती है। मतलब एक पर्टिकुलर लैंड में रहने वाली वो पब्लिक है जो एक रेशियल यूनिटी से, जातीय एकता के सूत्र से बनी हुई है। ठीक, राष्ट्र की ये परिभाषा हमारे देश पर भी लागू नहीं होती। हाँ, ये बात सही है कि हम सब एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन क्या हमारे यहाँ जातीय एकता है? क्या हमारे यहाँ जातीय एक है? हमारे यहाँ विविधता है, डाइवर्सिटी है। क्लियर हो रहा है? हमारी डाइवर्सिटी के चलते ही हमें बाकी राष्ट्रों से अलग किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में जितनी डाइवर्सिटी है उतनी किसी देश में नहीं है। ठीक, तो बर्गस ने क्या डेफिनेशन दी, राष्ट्र जो है वो जातीय एकता के सूत्र में बंधी हुई वो जनता है जो एक पर्टिकुलर भूखंड में निवास करती है, who live in a certain land। बुर्गस ने डेफिनेशन दी।
देखिए ये मैं सभी की डेफिनेशन बता रहा हूं किसने क्या क्या नेशन के बारे में बोला है, ठीक। इसके अलावा एक गिलक्रिस्ट हैं, उन्होंने भी एक बात कही है नेशन के बारे में। ये सब पॉइंट्स नोट करते चलिएगा, ये सब नेशंस के बारे में बोला गया। नेशन इज अ स्पिरिचुअल फीलिंग which arises in those people who belong to one race and live in the same country and whose language, religion, history, tradition, interest and political ideas are the same। ठीक। देखिए गिलक्रिस्ट के आधार पर अनुसार, देखिए ये जितने भी आप फॉरेनर्स देख रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र की अवधारणा या नेशन की डेफिनेशन दी है, कोई भी इंडिया के कंसेप्ट में अगर देखा जाए, इंडिया कंटेक्स्ट में, तो सिर्फ गैरलर का छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी की भी पूरी तरीके से मैच नहीं करेगी। ठीक, जैसे गिलक्रिस्ट ने भी क्या बोला, सबसे पहली बात तो उसने कहा कि राष्ट्र एक आध्यात्मिक भावना है। नेशन इज अ स्पिरिचुअल फीलिंग। राष्ट्र क्या है? एक आध्यात्मिक भावना है जो उन लोगों में उत्पन्न होती है विच अराइजेस इन दोज पीपल, ठीक, जो एक प्रजाति से संबंधित हो, वो बिलोंग टू वन रेस। ठीक, रेस मतलब होता है प्रजाति। ठीक, जैसे अगर हम बात करें तो मोंगोलाइट्स क्या है? मोंगोलाइट्स मतलब जो चाइना, जापान, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट, इन सब जगहों पर आपको मिलते हैं, ये मोंगोलाइट्स। ठीक है, ये प्रजाति। द्रविडियंस, हमारे देश में जो दक्षिण भारत में जो लोग निवास करते हैं, साउथ इंडिया में, वो द्रविडियंस है। क्लियर? नॉर्थ इंडिया में अगर हम उत्तर भारत में बात करें तो एल्पाइंस हैं। एल्पाइंस मतलब जो यूरोपियंस होते हैं या सेंट्रल एशिया वाले। ठीक, उन लोगों को बोला जाता है। तो ऐसे क्या है, अलग अलग रेस के लोग हैं, अलग अलग प्रजाति के। लेकिन गिलक्रिस्ट के अनुसार राष्ट्र एक आध्यात्मिक भावना है जो उन लोगों में उत्पन्न होती है जो एक प्रजाति से संबंधित हैं तथा एक ही देश में निवास करते हैं, लिव इन द सेम कंट्री। ठीक, एक ही देश में निवास करते हैं और जिनकी भाषा, लैंग्वेज, धर्म, रिलीजियन, इतिहास, हिस्ट्री, परंपराएं, ट्रेडिशन, हित, इंटरेस्ट और राजनीतिक आदर्श, पॉलिटिकल आइडियल्स सेम, उसको राष्ट्र बोला है गिलक्रिस्ट ने। ठीक, सबसे पहले तो इन्होंने क्या बताया कि राष्ट्र एक आध्यात्मिक भावना है, स्पिरिचुअल फीलिंग है, जो किन लोगों में अवतरित होती है, विच अराइजेस, जो पर्टिकुलरली लोग को एक प्रजाति से संबंधित रखते हैं और एक देश में रहते हैं। ठीक है, जिनकी भाषा, जिनका धर्म, जिनका इतिहास, जिनकी परंपराएं, ट्रेडिशंस, जिनके हित, इंटरेस्ट और पॉलिटिकल आइडियाज, राजनीतिक आदर्श समान। अब आप मुझे बताइए, जो गिलक्रिस्ट ने परिभाषा दी, क्या वो हमारे देश पे लागू होती है? वो हमारे देश पर लागू नहीं होती है, क्योंकि सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि भाई एक रेस के लोग रहते हैं। एक रेस मतलब एक प्रजाति। क्या हमारे देश में एक प्रजाति के लोग रहते हैं? दक्षिण भारत में आप देख लीजिए, आपको द्रविडियन मिल जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, आपको मोंगोलाइट्स मिल जाएंगे। नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे, आपको अल्पाइन मिल जाएंगे। हमारे यहाँ जातीय, जनजातीय, ट्राइब्स हैं जिनको बोला जाता है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, जिनकी प्रजाति क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। हमारे यहाँ जनजातियां हैं। तो क्या हमारे यहाँ एक रेस के लोग रह रहे हैं, एक प्रजाति के हैं? नहीं। क्या हमारे देश में भाषा एक बोली जा रही है? नहीं। क्या हमारे देश में एक ही धर्म के लोग रह रहे हैं? नहीं। इतिहास में आप कह सकते हैं कि हाँ, हमारे देश में सभी लोगों का इतिहास जो है वो एक समान है। ठीक। क्या हमारे देश में परंपराएं एक जैसी हैं? नहीं, आपको परंपराओं में भी फर्क नजर आएगा। हाँ, इंटरेस्ट और हिस्ट्री, हित अगर हम बात करें तो हमारे देश का एज अ नेशन सभी का हित एक जैसा है। ठीक, लेकिन राजनीतिक आदर्श भी हमारे देश में समान नहीं। राजनीतिक आदर्श हमारे देश में समान कहाँ है?
कमोवेश मैं मानता हूं कि देश में ज्यादातर लोग महात्मा गांधी जी को फॉलो करते हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनको फॉलो किया जाता है। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो भगत सिंह को मानते हैं, कई ऐसे हैं जो सुभाष चंद्र बोस जी को मानते हैं। तो पॉलिटिकल आइडियल्स भी क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, राजनीतिक आदर्श भी एक समान नहीं है। इसीलिए आप देखिए हमारे देश में अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां मिलती हैं। भाई विचारधारा अलग होना का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल आइडियल्स अलग होना, राजनीतिक आदर्श अलग होना। अब जैसे हमारे देश में दो बड़ी पार्टीज कौन कौन सी हैं? कांग्रेस और बीजेपी। ये दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं इस देश की। हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टियां तो यही हैं, मैं रीजनल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे दो बड़ी पार्टियां यही हैं। क्या इन दोनों पार्टियों की विचारधारा एक समान है? क्या पॉलिटिकल आइडियाज दोनों के सेम है? नहीं, दोनों के पॉलिटिकल आइडियल्स अलग अलग हैं। इसीलिए तो वो अलग अलग पार्टियां हैं, उनके राजनीतिक विचार अलग अलग हैं, वैचारिक मतभेद है इन पार्टियों में। कांग्रेस अलग सोचती है एक राष्ट्र के रूप में, बीजेपी अलग सोचती है। तो पॉलिटिकल आइडियल्स भी हमारे यहाँ सेम नहीं है। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो राष्ट्र की जो परिभाषाएं दी गई हैं, उनमें जरूरी नहीं है कि सारी राष्ट्र की परिभाषाएं जो हैं वो हमारे रूप में सम्मिलित हो जाएं। ठीक है, हम भी एक राष्ट्र हैं, लेकिन हमारे यहाँ समान भाषा तो नहीं है, हमारे यहाँ समान धर्म तो नहीं है, रिलीजियन एक तो नहीं है हमारे यहाँ, हमारे पॉलिटिकल आइडियाज मैच नहीं खाते, अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, अलग अलग प्रजाति के लोग हैं हमारे देश में। तो क्या हम राष्ट्र नहीं है? हम राष्ट्र हैं, लेकिन इन्होंने जो डिफाइन किया उस आधार पर हम फिट नहीं होते। क्योंकि इन्होंने बेसिकली देखिए, ये जितने लोग भी हैं, इन्होंने यूरोप की जो कंट्रीज है ना, उस आधार पर इन्होंने परिभाषाएं दी है राष्ट्र की। वहां आपको एक भाषा का राष्ट्र मिल जाएगा, जर्मनी देख लीजिए आप, सब जर्मन बोलते हैं, सब एक ही प्रजाति के हैं, ज्यादातर लोग वहां पे एक प्रजाति के हैं, अल्पाइन के। आप चाइना में देख लीजिए, कमोवेश आपको सभी चाइनीज मिल जाएंगे और सभी ज्यादातर मोंगोलाइट्स हैं वहां पर। तो वो भी एक तरीके से थोड़ा मेल खा सकता है। लेकिन आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। क्लियर हो रहा है? ठीक, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? तो आपको राष्ट्र के रूप में समझ में आया, अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग अवधारणाएं दी गई हैं, और राष्ट्र की क्या क्या विशेषताएं हैं अभी तक, ये तक सारी चीजें समझ में आई आपको। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नेशन इन इंडियन ट्रेडिशन। अब आया राष्ट्र की अवधारणा भारतीय चिंतन के रूप में, अगर हम बात करें। ठीक, तो अगर हम इसमें बात करें तो द कंसेप्ट ऑफ नेशन इन द वेस्ट इज रेशियल, एथनिक एंड स्टेट बेस्ड, विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द इंडियन नेशन। मैंने आपको बताया पश्चिम में जो राष्ट्र की अवधारणा है, नस्लीय, जातीय एवं राज्य आधारित है। देखिए आपको वहां पर एक ही रेशियल के लोग एक देश में मिल जाएंगे। ठीक, जर्मनी में जर्मन मिल जाएंगे, फ्रांस में फ्रेंच मिल जाएंगे, इंग्लिश में इंग्लिशमैन, इंग्लैंड में इंग्लिशमैन मिलेंगे। तो एक ही तरीके के नस्लीय लोग, जिनकी जाति एक समान हो और राज्य आधारित हो, लेकिन इनको भारत के राष्ट्र के रूप में कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत एक अलग राष्ट्र है। ठीक, भारत की अगर हम बात करें, इंडिया इज अ नेशन based on nature whose spirit is continuously flowing from the past to the present। देखिए भारत एक प्रकृति पदतत्व, इंडिया इज अ नेशन बेस्ड ऑन नेचर। तो भारत एक प्रकृति पदतत्व राष्ट्र है, जिसका भाव अतीत से लेकर वर्तमान तक निरंतर प्रवाहमान है। अतीत से लेकर के मतलब पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक कंटिन्यूअसली ये जो भाव है ये फ्लो कर रहा है। देखिए इतिहास में भी हमारे पढ़ लीजिए, हम लोग वैसे ही लोग रहते थे जैसे आज हम रह रहे हैं। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में भी भारत में शुरू से ही, आप मैं बात कर रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता से, हिस्ट्री में जाइए आप, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमारे यहाँ अलग अलग प्रजाति के लोग मिले हैं, स्केलेटन मिले हैं अलग अलग प्रजाति के।
द्रविडियंस का स्केलेटन मिला है हमको, मोंगोलाइट्स का स्केलेटन मिला है। क्या बता रहा है? हम पहले से जो चला आ रहा है आज भी भारत वैसे ही चला आ रहा है। तो भारत जो आज राष्ट्र के रूप में है, उसकी जो पहचान है, ये इतिहास से चली आ रही है। ठीक है, और ये एक प्रकृति पद तक। बात अगर हम करें, राजते दिव्यते प्रकाशते शोभते इति राष्ट्रम means that which is going to become divine by itself is a nation. राजते दिव्यते प्रकाशते शोभते इति राष्ट्रम, इसका मतलब ये होता है कि स्वयं दे दिए वमान, डिवाइन दे दिए वमान होने वाला वह राष्ट्र, ठीक, जो खुद से स्वयं से दे दिए वमान डिवाइन हो, वही क्या है? राष्ट्र। इसका मतलब ये होता है राजते दिव्यते प्रकाशते शोभते इति राष्ट्र। क्लियर? इसके बाद बात करें, राजते तवा राष्ट्रम, हेंस वी कैन से दैट द लैंड विच इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड इज नॉट सप्रेस्ड बाय एनीवन इज कॉल्ड अ नेशन। देखिए, राजते तव राष्ट्रम, अतः हम कह सकते हैं कि भूभाग जो स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो, जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, किसी ने दबाया ना हो, उसी को राष्ट्र कहा जाता है। मतलब हमारे यहाँ अगर हम बात करें, हम राष्ट्र के रूप में क्या मानते हैं अपने आप को? हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है और हमें कोई सप्रेस नहीं कर सकता। हमने क्या बताया इसको? राष्ट्र बताया। क्लियर? कहीं पर भी हमने भाषा की बात नहीं करी, कहीं पर भी हमने धर्म की बात नहीं करी, क्योंकि हमारे यहाँ विविधता है। ठीक है, तो राजते तवा राष्ट्रम, इसका मतलब है द लैंड विच इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड इज नॉट सप्रेस्ड बाय एनीवन इज कॉल्ड अ नेशन। हमने जो राष्ट्र की अवधारणा दी वो ऐसी थी कि हमारे समय राष्ट्र की अवधारणा का मतलब ये है कि भूभाग, राज्य का वो भूभाग जो स्वतंत्र हो, किसी ने दबाया ना हो, राष्ट्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राष्ट्र कहलाएगा। ठीक, अब हमारे यहाँ अगर हमारी अवधारणा में अगर हम बात करें तो राष्ट्र क्या है? ठीक है, अगर हम अपने राष्ट्र की बात करें तो एक कम्युनिटी ऑफ पीपल who live on a definite land area, have their own civilization and culture and are bound by the bond of unity is a nation. देखिए, हमारे संदर्भ में अगर हम राष्ट्र की बात करें तो हमारा राष्ट्र क्या है? एक ऐसा जन समुदाय जो एक निश्चित भूभाग पर रहता हो, जिसकी अपनी सभ्यता और संस्कृति है। ठीक है, और ये एकात्मकता के बंधन में बंधा हो, ये क्या कहलाता है? राष्ट्र कहलाता है। तो क्लियर हुआ? एक जैसा जन समुदाय जो एक निश्चित भूभाग पर रहता हो, लिव्स इन अ डेफिनेट लैंड एरिया, ठीक है, जिनकी अपनी सभ्यता और संस्कृति है, ठीक है, और वो लोग एकता के साथ बंधन में बंधे हों, यही राष्ट्र है। ठीक है, हम बात करते हैं इंडियन कल्चर की, भारतीय संस्कृति की। ठीक है, हमारी सभ्यता एक है, हमारी संस्कृति एक है, ठीक, भले ही आपस में विविधता हो, ठीक, लेकिन हमारा एक राष्ट्र की तरह अवधारणे की अगर बात करेंगे तो हमारे में तीन चीजें हमारे यहाँ राष्ट्र के एक तक कहा जाए तो एलिमेंट्स होते हैं। अगर एक नेशन के एलिमेंट्स की बात करें हमारे संदर्भ में तो वो तीन होते हैं। सबसे पहला होता है लैंड, जिसे हिंदी में बोलते हैं भूमि। ठीक है, तो पहला क्या है? लैंड, जिसे बोलते हैं भूमि। इसके बाद बात करें, दूसरा है उस पर रहने वाले लोग, पॉपुलेशन। भाई देखिए, एक पर्टिकुलर लैंड पे कोई पॉपुलेशन रहती होगी, ठीक, और इसके अलावा बात करें समान क्षेत्र, ठीक है, एरिया। देखिए, इंडिया में अगर हम बात करें तो भारत का कुछ एक डेफिनेट एरिया है वर्ल्ड में, ठीक, हमारा लैंड है और हमारे यहाँ पॉपुलेशन रहती है।
तो ये जो 3 की एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं राष्ट्र के, एक राष्ट्र के, वो कौन कौन होते हैं? एक तो भूमि, लैंड, दूसरा उस पर निवास करने वाला समाज, मतलब लोग रहने वाले, जो उसके ऊपर जो सोसाइटी हमारी रहती है, और तीसरा क्या है? एरिया। ठीक, तो ये जो है, ठीक है, ये है हमारे कंसेप्ट के हिसाब से नेशन की परिभाषा। अब अगर हम वैदिक टेक्स्ट में बात करें, अगर हम वैदिक ग्रंथों के हिसाब से राष्ट्र की बात करें, तो उसमें क्या दिया हुआ है कि इन द ऋग्वेदा द रेफरेंसेस राष्ट्र का कम क्षत्रिय, राज राष्ट्रणम, राजरमिपितम, क्षत्रियसम एक्सेट्रा shows that the territory ruled by the क्षत्रिय is called the nation। मतलब अगर हम वैदिक ग्रंथों के में राष्ट्र की बात करें, तो चाहे राष्ट्र क्षत्रियस्य हो, चाहे राजा राष्ट्र नाम हो, चाहे राष्ट्र गुपित क्षत्रिय से हो, इनके संदर्भ से यह ज्ञात होता है कि एक ऐसा क्षेत्र, ठीक, या कोई ऐसा भूभाग जिसमें कोई क्षत्रिय रूल कर रहा हो, उसको क्या माना गया है? राष्ट्र माना गया। ठीक, तो वैदिक सभ्यता के आधार पर, वैदिक ग्रंथों के आधार पर राष्ट्र की अगर हम बात करें तो ये, ठीक, और एक ऐसी टेरिटरी जिस पर रूल किया गया हो क्षत्रियों के द्वारा, उसको क्या माना गया है? नेशन। इसके बाद बात करें, इन अथर्ववेद ऋतम सत्यम तपोन राष्ट्रम मीन्स द नेशन इज ऋत, सत्य एंड तप। अर्थवेद में ऋत सत्यम तथा राष्ट्रियम, इसका मतलब होता है राष्ट्र ऋत, सत्य और तप है। ऋत, सत्य और तप किसमें दिया है? ये अथर्ववेद। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है, उसने राष्ट्र के संदर्भ में क्या बोला है? ये बोलता है, इन दी सेवन फोल्ड थ्योरी ऑफ द स्टेट, एग्रीकल्चर, ग्रेन, गिफ्ट टैक्सेस, कॉमर्शियल प्रॉफिट, पिलग्रिमेज प्रॉफिट्स एक्सेट्रा आर कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर द नेशन। मतलब कि जो जो इनका सप्तांग सिद्धांत था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में हम पढ़ेंगे सप्तांग सिद्धांत, ठीक है, तो इनके सप्तांग सिद्धांतों के मुताबिक राज्य में कृषि, धान्य, उपहार, कर, वाणिज्य लाभ, तीर्थ लाभ आदि राष्ट्र के लिए आवश्यक माने गए। मतलब उन्होंने क्या कहा है कि राष्ट्र के लिए ये सारे टैक्सेस जरूरी हैं। आज भी आप देखें हमारे यहाँ टैक्सेस वगैरह लगते हैं, क्योंकि भाई टैक्स से ही तो देश चलेगा। तो एक राष्ट्र किससे चलेगा? टैक्सेस से चलेगा। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये बात लिखी हुई। इसके बाद बात करें, अगर हम आधुनिक भारत में राष्ट्र की बात करें, तो आधुनिक भारत में राष्ट्र की अवधारणा क्या है? अनलाइक द कंसेप्ट ऑफ नेशन as merely an economic and political entity in a European context, India has a nation is a cultural entity। देखिए, यूरोपियन संदर्भ में केवल आर्थिक और राजनीतिक इकाई के रूप में राष्ट्र को अवधारणा की गई है, लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक नहीं, सामाजिक तौर पर भी या सांस्कृतिक इकाई भी राष्ट्र के रूप में की गई है। जैसे हम बात करें तो आज हमारे इंडिया का एक डेफिनेट कल्चर है, ठीक है, उसकी अपनी एक पहचान है, ठीक है, तो एक राष्ट्र के रूप में सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक तौर पर ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक इकाई के रूप में भी भारत को राष्ट्र के रूप में देखा जाता है। ये तो ये था राष्ट्र में, आधुनिक भारत में राष्ट्र की परिभाषा। अब अगर हम बात करें व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इंडियन नेशन, अगर हम भारतीय राष्ट्र की बात करें तो हमारे क्या क्या है एलिमेंट्स? सबसे पहला बात है लार्ज एरिया ऑफ लैंड। हमारा एक विशाल भूखंड है। आपने देखा मैप में, आप देखिएगा भारत कितना बड़ा है, ठीक। इसके अलावा एक सोसाइटी है, अ सोसाइटी विद अ सेंस ऑफ मदरलैंड टुवर्ड्स इट। देखिए हमारे यहाँ जो राष्ट्र के रूप में जो हमारी जमीन है, ठीक है, उसको हम भारत माता का दर्जा देते हैं, उसको हमने माँ का दर्जा दिया, ठीक। तो हम अपनी जमीन को, या जो मातृभूमि है, ठीक है, यहां पर मातृभूमि के रूप में रखने वाला, याद रखने वाला समाज रहता है, जो अपनी धरती को मातृभूमि बोलता है।
आपने देखा हो हमारी भारत भूमि, हम पूछते हैं उसको, ठीक है, माता के रूप में पूछते हैं उसको, हमारी धरती। ठीक। इसके अलावा हमारा जो समाज है, इसमें हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति या महापुरुषों की बात करें या जीवन मूल्यों की, उसके प्रति हमारे समाज की समान अनुभूति है, कॉमन सेंस है। मतलब हमारे समाज में इतिहास हो गया, संस्कृति हो गई, ठीक, महापुरुषों के बारे में जो जानने का है, पर्सनालिटीज, लाइफ वैल्यूज, ये सारी चीजें क्या है, हमारे समाज का हिस्सा है। क्लियर? क्लियर हुआ ये? ठीक। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन नेशन? क्लियर हुआ? तो राष्ट्र का भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या है, ये दृष्टिकोण आपको समझ में आया होगा। ये फोटो खींच लीजिएगा या इसको कॉपी में आप पॉइंट्स नोट करते चलिएगा। अब अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द नेशन। राष्ट्र की विशेषताएं क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द नेशन। तो सबसे पहला बात करें, सबसे पहला क्या है हमारा, सॉवरिन। क्या है हमारा? ठीक है, सॉवरिन। ठीक है, सॉवरिन मैंने आपको बताया क्यों, संप्रभु। हमारा देश एक संप्रभु देश है। हमारे देश के चाहे आंतरिक मामले हों या बाह्य मामले हों, किसी और दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। तो हमारे फीचर क्या है नेशन का, दैट वी आर सॉवरिन। इसके अलावा बात करें, हमारे देश में समान भाषाएं हैं। ये नेशन के रूप में क्या होती है, सिमिलर लैंग्वेज। मैंने आपको बताया राष्ट्र की जो विशेषताएं हैं उनमें बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जो हमसे मेल नहीं खाती। सॉवरेन तो मेल खाएगा लेकिन सिमिलर लैंग्वेज नहीं खाएगा। ऑटोनोमस मैंने आपको बताया ये मेल खाता है। सेम एरिया ये भी मेल खाता है। इसके अलावा इक्वालिटी इन इकोनॉमिक लाइफ ये मेल नहीं खाता भारत के रूप में। अगर हम बात करें, देखिए मैं क्रॉस लगा रहा हूं, जो भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र की विशेषता नहीं है, ये सब मैं बता चुका हूं। शेयर्ड कल्चर, ठीक, तो हमारे यहाँ शेयर्ड कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ सबका अपना अपना कल्चर है। इसके अलावा बात करें इंडिपेंडेंट, हाँ तो हम इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक। इसके अलावा हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी, इतिहास में हमारी निरंतरता है। सही है ये बात, हिस्टोरिकल हम कंटिन्यूटी है हमारे में, हिस्टोरिकल। ठीक। इसके अलावा बात करें, अब बात करेंगे तो ये सारे फीचर्स थे एक नेशन के, जो मैं आगे पहले बता चुका हूं। मैंने आपको गोल से बताया था ना, एक सॉवरेन और ये सब। इसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, राष्ट्र की विशेषताएं क्या है, एक राष्ट्र के रूप में उसकी विशेषताएं क्या है, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेशन। ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो नेशन इज नॉट मैन मेड बट एन एटर्नल सेंस डेवलप्ड स्पॉन्टेनियसली। राष्ट्र मानव निर्मित नहीं है, ठीक है, मतलब एक राष्ट्र एक व्यक्ति नहीं बनाता, अपितु सहज रूप से विकसित एक शाश्वत भाव है, एटर्नल सेंस। एटर्नल सेंस को हिंदी में बोलते हैं शाश्वत भाव। ठीक है, तो राष्ट्र कोई मानव निर्मित नहीं है, वो एक सहज रूप से विकसित एक शाश्वत भाव है। डेवलप्ड स्पॉन्टेनियसली, इसका मतलब सहज रूप से विकसित एक शाश्वत भाव है, एटर्नल सेंस है। इसके अलावा बात करें, हर नेशन का अपना एक स्पेसिफिक कल्चर होता है, हर राष्ट्र की अपनी एक विशेष संस्कृति है। ठीक है, हर राष्ट्र की होती है, हर राष्ट्र की अपनी एक विशेष संस्कृति है। इसके अलावा बात करें, नेशनैलिटी इज एक्सप्रेस थ्रू कस्टम्स, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, हिस्ट्री, लिटरेचर, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। देखिए हमारे यहाँ जो रीति रिवाज होते हैं, हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं, हमारे यहाँ जो त्योहार मनाए जाते हैं, हमारा जो इतिहास है, साहित्य है या पर्यावरण है, इसके माध्यम से हम राष्ट्रत्व की अभिव्यक्ति होती है। मतलब एक नेशन को एक उसके रेस्पेक्ट में उसकी पहचान क्या है, उसके रीति रिवाज, उसकी जो परंपराएं हैं, उनके यहाँ जो त्योहार मनाए जाते हैं। क्लियर हो रहा है ये? तो वो क्या बताता है, एक नेशन को एक्सप्रेस करता है। इसके अलावा बात करें, नेशन इज अ कंसेप्ट
फुल ऑफ कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स। राष्ट्र एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मनोभावों से परिपूर्ण अवधारणा। मतलब राष्ट्र जो है एक सांस्कृतिक कल्चरल और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मनोभावों सेंटिमेंट्स से परिपूर्ण अवधारणा है, कंसेप्ट। अवधारणा का मतलब होता है कंसेप्ट। ठीक, तो नेशन क्या है? एक कंसेप्ट है। इसके अलावा बात करें, नेशंस आर लाइक अ लिविंग सोल दैट कंटेन्स द आइडिया ऑफ द इंडिविजुअल टू द होल। राष्ट्र एक जीवंत आत्मा के समान है जिसमें विशिष्ट से समिष्ट तक का विचार समाहित है। इंडिविजुअल से लेकर के होलिस्टिक आइडिया जो है वो इसमें सम्मिलित है देश में। भाई राष्ट्र एक जीवंत आत्मा है, ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल व्यक्ति के जो विचार हैं और समाहित विचार जो हैं वो सब क्या है इसमें। ठीक है, अब देखिए एक कंसेप्ट हमको इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नेशंस के समझ में आए। अब हमको एक कैरेक्टरिस्टिक्स और समझना है, एक डिफरेंस समझना है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन नेशन एंड स्टेट। ठीक, मतलब एक राष्ट्र और एक राज्य में क्या फर्क होता है ये हमें समझना है। तो राष्ट्र जो होता है, ठीक है, वो राज्य का आधार है। मतलब एक राज्य का आधार क्या है? राष्ट्र। लेकिन जो राज्य होता है वो सिर्फ एक राष्ट्र का पार्ट होता है। द स्टेट इज ओनली अ पार्ट ऑफ द नेशन, बट नेशन इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। नेशन इज एब्स्ट्रैक्ट, मतलब राष्ट्र अमूर्त है, और स्टेट जो है वो कॉन्क्रीट है। राज्य मूर्त है मतलब कॉन्क्रीट है, और राष्ट्र क्या है? अमूर्त है। राष्ट्र स्थायी तत्व है, परमानेंट एलिमेंट है, लेकिन राष्ट्र की पूर्णता के लिए राज्य बनाए जाते हैं। भाई हमारे देश को पूरा करने के लिए क्या बनाए गए? 28 राज्य बनाए गए। तो स्टेट्स क्यों फॉर्म किए जाते हैं? फॉर द परफेक्शन ऑफ नेशन। राष्ट्र का एक साझा धर्म, भाषा, संस्कृति और सभ्यता होती है, जबकि राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों का एक राजनीतिक संगठन। ठीक, हमारे यहाँ अगर आप देखें तो कल्चर भले ही स्टेट वाइज अलग अलग हों, बट एक राष्ट्र के रूप में हम उनको क्या बोलेंगे? इंडियन कल्चर। ठीक, तो ये राष्ट्र और राज्य के बीच में फर्क नजर। क्लियर हुआ ये चीजें? ठीक, तो ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। ठीक, आज हमने पहला टॉपिक पढ़ा इस चैप्टर का, कंसेप्ट ऑफ नेशन, राष्ट्र की अवधारणा। ठीक, इसमें हमने देखा कि राष्ट्र को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से डिफाइन किया। ठीक, हमने चीजों को देखा कि भारत के संदर्भ में राष्ट्र का क्या महत्व है या क्या मतलब होता है। ठीक, इसके अलावा राष्ट्र और राज्य के बीच में हमने फर्क देखे, इनकी विशेषताएं देखी, ठीक है, इनके तत्व देखे राष्ट्र के। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक राष्ट्र की क्या शक्तियां होती हैं, पावर्स, और उनके घटक, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज वीडियो में थोड़ा सा ब्लिम्प हो रहा है, ठीक है, इसको मैं जल्दी ठीक कर दूंगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनको भी ये नोट्स चाहिए तो उसके आप स्क्रीनशॉट वगैरह खींच सकते हैं। ठीक, और अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट उठ रहा है, ठीक है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए। अदरवाइज अगर आपको थोड़ी भी एमपीपीएससी में मदद इससे मिल रही है हमारे चैनल से, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।